चलिए देखें, विसर्ग का ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी? तीसरी, क्योंकि शौर्य में बदलना जो का त्यों रहना, तो तीसरे है विसर्ग का ओ में बदलना। ठीक है, विसर्ग है वो ओ में कब बदलता है उसकी कंडीशन हम देखें। तो विसर्ग के पहले अ की ध्वनि हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद, विसर्ग है वो संधि कर रहा है, विसर्ग के बाद अस्वर होना चाहिए या फिर घोष व्यंजन, मतलब पूरे स्वर यहां नहीं ले रहा हूं मैं, केवल क्या ले रहा हूं? अस्वर ले रहा हूं, और के बाद विसर्ग के बाद अस्वर या घोष व्यंजन। अब घोष व्यंजन में आपके कौन कौन से व्यंजन आएंगे वो थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। एक तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। दूसरा अंतस्थ ध्वनि आ जाएगी, अंतस्थ ध्वनि, और ऊष्म ध्वनि के अंदर केवल ह। अंतस्थ ध्वनि पूरी है, य र ल व और यहाँ ह, ये आपके घोष व्यंजन हो गए, ठीक है। ये स्थिति जब बनती है तब क्या होता है? विसर्ग है वो बदलेगा ओ में, और ये जैसा है वैसा वैसा रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। एक बार वापस समझ लीजिए इसको, स्थिति क्या बनती है? विसर्ग के पहले अ, ठीक है, और विसर्ग के बाद या तो अस्वर हो नहीं तो घोष व्यंजन। घोष व्यंजन कौन कौन से हो सकते हैं? तो घोष व्यंजन है, घोष व्यंजन में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, या अंतस्थ ध्वनि आपकी य र ल व, या फिर ऊष्म ध्वनि के अंदर ह, ये है। तब विसर्ग है वो ओ में बदलेगा, और ये जैसा है वैसा वैसा यहाँ जुड़ जाएगा, हमें अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं करना है। बहुत ही सामान्य है, और अभ्यास से और आपका ये स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखने पड़ेंगे कुछ, जैसे यशः धन धरा, यश धन धरा। तो शब्द देखिए, विसर्ग है और त थ द ध ध्वनि कौन सी है? घोष ध्वनि, ठीक है, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण के अनुसार, है ना। तो विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद है वो घोष ध्वनि है, तब नया शब्द बनेगा आपका, जो ओ विसर्ग है वो ओ में बदल, ठीक है, यशोधरा, तो यशोधरा। थोड़ा सा व्यवधान आया होगा आपको, वापस से कर लेते हैं। चलिए इसको उदाहरण से और स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, यशः धन धरा शब्द कैसे बनता है वो देखिए। यश धन धरा, विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद घोष ध्वनि है, तो नया जो परिवर्तन आएगा वो है, विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा और ये श की ध्वनि के साथ जुड़ जाता है ना। तो यशो धरा, इसी यशो यश पे एक और बता देता हूं, यशः धन दा, तो विसर्ग की ध्वनि बदल जाएगी ओ में और यशो दा, ठीक है। अब इस तरह के यश यश पे बहुत सारे वैसे यशोगान हो गया आपका, तो यशोगान भी इसी तरह से होगा, यशोधन गान तो यशोगान, ठीक है। अब शब्द लेता हूं मैं एक
मनः धन दशा, ठीक है, वही विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद कौन सी ध्वनि आपकी, घोष ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ विसर्ग है वो ओ में बदला और नया शब्द बन गया मनोदशा। अब मनोदशा में इस तरह मन धन दशा जैसे शब्द जो दूसरे बनते हैं वो मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, पर आप समझ सकते हैं, जैसे मनोयोग, मनोरोग, है ना, मन धन रोग तो मनोरोग हो जाएगा। इसी तरह से मनोविज्ञान, एक ये समझा देता हूँ क्योंकि मनोविज्ञान की परिभाषा अक्सर आती है आपके, कैसे संधि विच्छेद होता है मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान, तो ये न के साथ ओ की जो ध्वनि आ रही है वो कहाँ से आई है, विसर्ग से आ रही है, तो मनः धन विज्ञान। यार अलावा व की ध्वनि है ना, विसर्ग के बाद व की ध्वनि और विसर्ग के पहले अ है, तो ये ओ में बदलेगी, मनोविज्ञान नया शब्द बनता है, मनो धन विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ ऐसे कई शब्द हैं जो मनो वाले जुड़ते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान रखिए। जैसे मनोनयन, मनोरंजन, मनोविकार, मनोव्यथा, मनोवेग, मनोज, मनोज है वो कमल का पर्याय भी है, तो ये इसको कैसे होता है वो भी देख लीजिए। मनोज का मैं कर देता हूँ, और देखिए ओ की ध्वनि है तो ओ ध्वनि विसर्ग में बदल गई, मन धन ज, मन में जन्म लेने वाला मनोज होता है। तो ये इस तरह से मन के कई सारे उदाहरण हो गए, यश के कई उदाहरण हो गए। कुछ उदाहरण मैं बता देता हूँ अधो वाले, ऐसे ही इसको मिटा देता हूँ, नए यहीं लिख रहा हूँ मैं। उसको देखिए, अधोभाग, ठीक है। ओ की ध्वनि तो संधि विच्छेद किया, ओ है वो विसर्ग में बदल गया, और बाकी सब है वैसा वैसा हो गया। अध धन भाग, अधो भाग। अब अधो भाग है, अधोमुखी है, अधोगति है, अधो वस्त्र है, इस तरह से कई सारे शब्द अधो अधो वाले में बनते हैं। कुछ ऐसे ही है, तपोबल जैसे, इसका भी संधि विच्छेद करके देख लीजिए, तो तपह धन बल। अब इसके सिमिलर शब्द बन जाता है, तपोभूमि बन जाएगा, तपोवन बन जाएगा। तो ये एक जैसे शब्द है, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप आगे भी जोड़ सकते हैं ऐसे शब्द। तो अ विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद घोष व्यंजन या अस्वर है, तो विसर्ग है वो ओ में बदलता है, और विसर्ग के सबसे ज़्यादा उदाहरण आपके ओ के और र के ही बनते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट फिर अपन बात करते हैं र की। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें भी कंडीशन काफ़ी कुछ है, वैसी वैसी बनी रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें मिटा नहीं रहा हूँ। कैसे चेंज होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको देखिए, अब किस तरह से विसर्ग होता है वो र में बदलता है, विसर्ग का र में बदलना। इसको देखें, विसर्ग के पहले ई या उ, ठीक है। विसर्ग के पहले ई या उ की ध्वनि हो, विसर्ग के बाद सघोष ध्वनि। अब इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, सभी सघोष ध्वनियाँ आ जाएगी। तो इसमें एक जोड़ना था हमको स्वर,
सघोष ध्वनि में कौन कौन से होंगे, तो इसको एक बार वापस देख लेना। स्वर, सभी स्वर आ जाएंगे, 3 4 5 वर्ण है ही, अंतस्थ ध्वनि है ही, और उसमें ध्वनि में केवल ह, ये सभी कहलाते हैं आपके सघोष ध्वनियाँ। ध्वनि शब्द ले रहा हूँ क्योंकि स्वर इसमें अभी तक पहले लिखा था सघोष व्यंजन लिखा था, क्योंकि 3 4 5 अंतस्थ ध्वनि और ये लिया था। अब सघोष ध्वनि, इसका मतलब स्वर सहित सभी व्यंजन भी आ जाएंगे। तो विसर्ग के पहले ई और ऊ है, ठीक है कंडीशन। विसर्ग के बाद सघोष ध्वनि, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो विसर्ग है वो र में बदलेगा, और यहाँ जो जैसा स्वर यदि आ रहा है तो स्वर को जोड़ लीजिए, नहीं तो जो भी व्यंजन है वो आ जाएगा। जैसा है वैसा हमको लिख देना, अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ उदाहरण मैं बता देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण आता है नीह धन आशा, इसको देखिए, नीह धन आशा, विसर्ग के पहले ई और विसर्ग के बाद अ, मतलब सघोष ध्वनि। तो विसर्ग है वो किस में बदलेगा, र में, ये र में बदल गया, और ये विसर्ग र में बदला, लेकिन आ की ध्वनि इसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये आ की ध्वनि जोड़ दी और नया शब्द बन गया आपका निराशा, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। ये ई वाला देख लिया, कुछ दीर्घ ई वाले, जैसे आशीह धनवाद, आशीह धनवाद, तो ये देखिए ये कैसे बनता है, आशी। अब ये विसर्ग है वो आपका किस में बदल रहा है, र में, लेकिन यहाँ आगे स्वर नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, रेफ बन जाएगा। और रेफ होता है, उसमें ये सिस्टम होता है कि रेफ हमेशा आगे वाले पे जाके लगता है, तो यहाँ लगेगा। आशीर्वाद शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कई परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। इसमें त्रुटि ये हो जाती है कि रेफ है वो हम सी के साथ में लगा देते हैं, जबकि रेफ का ये नियम है कि रेफ बोला यहाँ गया, लिखा बाद में गया, बोला पहले जाता है, लिखा बाद में जाता। आशीर ध्वनि यहाँ आई, लेकिन लिखी जाएगी क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं मिला, तो ये ऊपर जाके लग गया आशीर्वाद। यदि स्वर मिल जाता तो यहीं लगता, लेकिन स्वर नहीं मिला तो ये पीछे ऊपर बाद वाली जो ध्वनि उसके साथ लग जाता, तो आशीर्वाद। और ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको गुरु बराबर, ठीक है। और एक ऊ वाला मैं बताता हूँ, फिर दूसरे उदाहरणों पे अभ्यास करेंगे। ऊ में देखें, दूह धन अवस्था, ये भी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और शब्द शुद्धि में काफी ये शब्द आएंगे, अच्छे शब्द हैं। दूह धन अवस्था, देखिए इसमें किस तरह से जुड़ता है। दू तो मैं लिख देता हूँ, ये आपका विसर्ग है वो र हलंत हो गया अभी, लेकिन इसके साथ अ जुड़ जाएगा तो ये पूर्ण बन गया, दूर और अवस्था। अब शब्द शुद्धि में ये भी पूछा जाता है, ये अच्छा शब्द है। कारण क्या होता है कि शब्द शुद्धि में हम दूरावस्था कर देते हैं, और दूरावस्था आप देख रहे हैं संधि में, संधि का मेल हो रहा है तो दूधन अवस्था हो रहा है, तो दूधन अवस्था में कभी भी आपके राह बन ही नहीं सकता। दूधन अवस्था में दूरवस्था ही बनेगा, दूरावस्था नहीं बन सकता। ये आपसे हम देख सकते हैं, दूधन अवस्था तो दूरवस्था बनेगा। विसर्ग है वो हलंत वाले रा में बदला, लेकिन अ इसके साथ मिल गया तो दूरवस्था बना, ठीक है। अब इस तरह के और शब्द जैसे दुर्घटना बनेगा, है ना, तो वो सेम बनेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। एक और बता देता हूँ। अब संधि विच्छेद की दृष्टि से अपन देखते हैं, धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद, अब ये देखिए यहाँ र की ध्वनि और बोली जा रही है और लिखी जा रही है उधर, ठीक है, और इसके पहले ऊ की ध्वनि है, ठीक है। तो यहाँ विसर्ग संधि है, धनुह धन वेद, धनुह धन वेद, ऊ हो गया, ये विसर्ग रेफ है वो विसर्ग में बदल गया, और वेद वेद मैंने लिख दिया, ठीक है। धनुर्धर होगा तो वो भी इसी तरह का है, कोई अपने को परिवर्तन नहीं करना है, केवल धनु धन धर, धनु धन धर, धनुर्धर हो जाता है। धनुर्विद्या वो भी ऐसा ही बन जाएगा। इसी तरह से आयुर्वेद, तो आयु धन वेद, आयुर्वेद बन गया। तो इस तरह से नए शब्द इसमें और बनेंगे। निराशा, नी वाले में बता देता हूँ, जैसे निरक्षर, निरभिमान, निर्लिप्त, और निरीक्षण, निर्जन,
है ना। निरीह, निरीह एक अच्छा उदाहरण है, वो भी मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा है और परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी बनता है। निरीह में किस तरह से संधि विच्छेद करेंगे। नी, अब ये र है वो आपका किस में बदलेगा, विसर्ग में बदल गया, ठीक है। और आगे क्या हो गया, ई है, और ई की मात्रा यहाँ दीर्घ ही होगी, तो यहाँ पे भी दीर्घ, क्योंकि र के साथ ई की मात्रा दीर्घ है तो ई ही जुड़ रहा है, तो ये नीह धन ईह, नीह धन ईह निरीह शब्द बनेगा, ठीक है। एक और देखना चाहे तो निर्जन, निर्जन का मैं बता देता, निर्धन निर्जन वो दोनों सेम है। निर्जन, यहाँ पे भी ध्वनि बोली जा रही है कौन सी, रेफ की, तो ये रेफ है वो विसर्ग में बदलेगा और आगे बदल गया, आगे तो जो है वही लिख रहे हैं, जन, नीह धन जन। यदि निर्धन है तो नीह धन, नीह धन धन, धन धन दो बार आ गया, तो ये प्लस कह सकते हैं, नीह प्लस धन, ठीक है। तो इस तरह से आपके र कैसे बनता है वो आप बिल्कुल कंफर्म कर लें। एक और शब्द मुझे ध्यान में आ रहा है, निरपराध, वो भी बहुत अच्छा शब्द है और शब्द शुद्धि वाले हैं, इसलिए मैं विशेष बताना चाहता हूँ यहाँ पे। निरपराध, निरपराध है, उसमें क्या है कि नीरा अपराध या तो कह देते हैं या निरपराधी भी कह देते हैं, तो ये कैसे शब्द बनता है उसको ध्यान में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, निरपराध, है ना। ये देखिए कैसे बन रहा है, र है, अब ये र मतलब र धन है ना, तो नी, अब र आपके हट गया, व्यंजन तो आबू, तो विसर्ग बन गया। अब ये र धन था, र तो बन गया विसर्ग, अब क्या बचाओ, तो अ और प रा ध, तो नीह धन अपराध होता है तो निरपराध शब्द बनता है, तो नीरा अपराध या निरपराधी ऐसा शब्द नहीं बनता है। ये भी बहुत ही अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से इसको ध्यान में रखिएगा। और कुछ शब्द जैसे निर्लिप्त, ये तो आपको बता दिया, परीक्षा की दृष्टि जो इंपॉर्टेंट है वो लगभग मैंने बता दिए हैं, अच्छे हैं उदाहरण, तो इसको नोट कर लीजिए। और आगे अपन बात करते हैं कुछ ऐसे अपवाद की, जो इस संधि में अपवाद होते हैं, वो मैं बता देता हूँ, उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो। अपवाद देख लीजिए, इसमें अपवाद कौन कौन से हैं। अपवाद में एक ध्यान कर सकते हैं हम, एक तो अंतर और एक है पुनर अवयव है, और इन अवयव के जोड़ से बनने वाले जो शब्द होंगे उसमें ये नियम लागू नहीं होगा, बस ये खास ध्यान रख लीजिए। अंतर और पुनर ये दोनों अव्यय, और ये अव्यय जिनके साथ जुड़ते हैं तो उनके साथ ये नियम लागू नहीं होगा। कैसे, देखिए आप, कुछ शब्द बता देता मैं तो और समझ में आ जाएगा। जैसे अंतः, धमधामी, अब ये त के आगे विसर्ग के आगे अ की ध्वनि है ना, विसर्ग के आगे अ की ध्वनि, तो इस कारण से यहाँ ये रेफ नहीं आना चाहिए, है ना, यहाँ स्थिति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ई और ऊ होना चाहिए, और ई ऊ नहीं है, ई भी नहीं है, ऊ भी नहीं है, यहाँ अ आ रही है। इसके बावजूद भी ये शब्द बनता है आपका अंतर्धामी शब्द बनता है, तो ये है वो इस नियम में नहीं आता है। तो अंतर उपसर्ग वाले और भी बहुत सारे अवयव वाले उदाहरण में बता देता हूँ। जैसे अंतर्देशीय, तो अंतः धन देशीय, अंतर्देशीय शब्द बनता है। इसी तरह से अंतर्यामी, अंतर्ध्यान, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्द्वंद्व, अंतर्यामी, है ना, अंतर्वेदना, ये सभी शब्द ऐसे होंगे जो अपवाद होंगे आपके इसमें इस संधि के नियमानुसार नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ पुनर वाले में बता देता हूँ। इसी तरह से पुनर के उदाहरण में भी यही स्थिति है कि पुनर अंतिम ध्वनि
अंतिम ध्वनि इसमें जैसे पुनर्जन्म वाला, मैं उदाहरण बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। पुनः धन जन्म। अब यहाँ विसर्ग के पहले अ की ध्वनि है, जबकि ई और ऊ हो तो ही विसर्ग है वो र में बदलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है और ये पुनर्जन्म होता है इस तरह से, पुनर्जन्म। तो ये शब्द भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि पुनर्अवयव से विसर्ग है वो र में बदल रहा है यहाँ, है ना। तो ये वास्तव में अंतर और पुनर है वो अव्यय, ये संधि के नियम में नहीं आ रहे। और जब हम उसमें पढ़ेंगे अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं, उसमें ये शब्द आते हैं कि ये अव्यय हैं और अव्यय हैं वो संधि के रूप में आ रहे, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त हो जाए। जैसे पुनर्जन्म मैंने बता दिया, पुनर्निर्माण है, एक पुनरावलोकन, ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको मैं बता देता हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से पुनरावलोकन लोग कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन शब्द को देखिए, उसमें किस तरह से संधि हो रही है, तो आप देख सकते हैं पुनः, ठीक है, पुनः धन, ये र था, विसर्ग बदल गया लेकिन अ यहाँ बचता है, र धन अ है ना ये, तो अवलोकन, पुनः धन अवलोकन, इस तरह से ये शब्द बना है। तो ये विसर्ग है वो र में बदला, ठीक है, बाकी आधार था और ये अ जुड़ गया, इसलिए पुनरावलोकन शब्द बना। तो यहाँ कभी भी पुनरावलोकन शब्द नहीं होगा, ये होगा पुनरावलोकन ही होगा, पुनरावलोकन ऐसा शब्द कभी नहीं बनता है। तो ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पुनर्जन्म, पुनर्बलन, पुनर्निर्माण, पुनरीक्षण, इस तरह के ये शब्द हैं जो पुनर्अवयव से बने हैं और इस पर संधि का ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, समझ लीजिए इसको। और अंतिम में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत कम इसके उदाहरण मिलते हैं, और इसके ज़्यादा उदाहरण वाला र और ओ वाला ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विसर्ग का ये चौथा पांचवा हो जाता है, हाँ, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का लोप होना, ये कंडीशन कब बनती है? विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का लोप कब होता है? तो विसर्ग के पहले अ की ध्वनि और विसर्ग के बाद स्वर हो, लेकिन शर्त यह है कि अ नहीं होना चाहिए, ठीक है। विसर्ग के बाद अ नहीं हो, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो यहां क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो गया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसा है वैसा वैसा इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। एक बार वापस समझ लीजिए, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत कम शब्द हैं, इसके ध्यान में याद भी रख सकते हैं, जैसे अतः धन एव, तो नया शब्द बन गया अतएव। अब ये जरूर है, ये भी शब्द शुद्धि की दृष्टि से है कि ऐसे रूप में भी आता है, ऐसे में आता है। शुद्ध रूप होगा अतएव, क्योंकि संधि करने के बाद शब्द बनता है वो अतएव बनता है, अतः एव नहीं बनेगा, तो अतएव शब्द बना। इसी तरह से इसी में शब्द बनता है तत् धन एव, तो तत्एव, उसमें ततेव नहीं बनेगा, अई नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तत् धन एव तो ऐसे ही बनेगा तत्एव, ठीक है। और शब्द देखें आप, कुछ शब्द हैं वो अयादि वाला, हाँ, पय धन आदि, ठीक है। तो ये विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद आ है, अ केवल नहीं होना चाहिए, आ हो सकता है ना, तो पय आदि ये शब्द होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें विसर्ग का लोप भी होता है
और मात्रा का दीर्घीकरण हो जाता है। इसको जरूर देखें। विसर्ग का लोप होना और मात्रा का दीर्घीकरण, इसमें मैं बता देता हूँ। ये तो 2-3 ही उदाहरण है, ज़्यादा नहीं है, और उसमें भी कम ही है, मैं बता देता हूँ। विसर्ग का लोप, मात्रा का दीर्घीकरण, यह आपकी छठी कंडीशन बन जाती है कि विसर्ग का लोप भी हो रहा है और मात्रा का दीर्घीकरण। हालांकि जैसे आप डॉक्टर राघव प्रकाश को देखते हैं या कुछ व्याकरण ऐसी है जिसमें इसको नहीं बताया गया है, लेकिन परीक्षाओं के अंदर आप देखेंगे पुराने पेपर, तो पुराने पेपर में इस तरह का प्रश्न आया भी है ना। तो पीएससी ने इसको सही माना है और पीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए, तो इसलिए हमको ये जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण में बता देता हूँ इसकी कंडीशन क्या होती है। ई और उ विसर्ग के पहले, ठीक है, और विसर्ग के बाद, मतलब विसर्ग संधि करें र से, ठीक है। विसर्ग के पहले ई और उ हो और विसर्ग संधि कर रहा है र से, तो यहाँ दो विसर्ग संधि, इसमें हम 5वें पैटर्न पर बात करते हैं, जिसमें होता है विसर्ग का लोप। और हमें देखना है कि विसर्ग का लोप कब होता है, वो कंडीशन कब बनती है। इसके लिए आइए देखते हैं। विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग संधि करे किसी भी स्वर से, लेकिन अ नहीं होना चाहिए, अ नहीं हो, ठीक है। विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर, लेकिन अ नहीं होना चाहिए, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। और यहां तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको जैसा है वैसा जोड़ लेंगे। एक बार वापस समझ लीजिए। विसर्ग के पूर्व अ और विसर्ग की संधि अ को छोड़कर किसी भी स्वर के साथ हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये स्वर जैसा हो वैसा इसके साथ जोड़ देंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। अतः धन एव, तो शब्द बनेगा आपका अतएव। इसी तरह से तत् धन एव, तो अरे सॉरी, यहाँ विसर्ग आ गया, तो ततः धन एव, तो तत एव। सावधानी खास ये रखनी है कि ये विसर्ग हट रहा है, ऐसा नहीं कि और एक ही संधि होके आई हो रही है और ततेव तपे दो मात्रा कर दे, वृद्धि संधि का उदाहरण बना दे, तो ऐसी भूल नहीं करनी। ततः धन एव, तो तत एव, ठीक है। एक और उदाहरण आता है इसका। पय धन आदि, ये शुद्ध रूप से आगे शब्द बनेगा पय आदि। ठीक है, इस तरह से विसर्ग का लोप होता है और नया शब्द बनता है। आगे
एक और पैटर्न है जिस पर अपन बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप और आगे बात करते हैं। अगली स्टेप में दो परिवर्तन आते हैं और विसर्ग का लोप तो होता ही है, लेकिन एक चेंज और आता है, वो मैं बता देता हूं आपको। इसमें क्या होगा, विसर्ग का लोप और एवं लोप और मात्रा का दीर्घीकरण। आइए देखते हैं ये स्थिति कब बनती है। इसमें क्या होगा, हालांकि एक बात और मैं बता दूं कि इस तरह कई व्याकरण है जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये नियम नहीं होता है। उन्होंने जो बताया मैं आगे बताते, तो चलिए एक बार इसको कर लेते हैं अपन। विसर्ग के पूर्व ई और उ होता है, ठीक है। और विसर्ग की संधि हो रही है र से, ठीक है। तो यहां दो परिवर्तन होते हैं। एक तो विसर्ग का लोप हुआ, ये तो पहले से अपना चल रहा है, ये तो मैं कर देता हूं, लोप हो गया विसर्ग का। और ई और उ है, इसकी मात्रा में दीर्घीकरण होता है और मात्रा दीर्घ हो जाती है। ये ई था तो ई बनेगा और उ है तो उ बनेगा, मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। आइए कुछ शब्द बताता हूं, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पहला देखते हैं अपन, मीह धमर। तो नियम के अनुसार देखिए, विसर्ग के पहले ही बराबर और विसर्ग के बाद र, ठीक है। विसर्ग संधि कर रहा है र से, तो नया शब्द बनेगा वो देखिए, नी दीर्घ हो गया, विसर्ग हट गया और नीरव। अब इस तरह के दूसरे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम देखते हैं आगे। नीरव हो गया तो नीरज होगा, तो कैसे होगा, तो इसी तरह से नीह धन रज, नीरज हो जाएगा। निरोग, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, इसको संधि विच्छेद करना हो तो कर दीजिए, नीह धन रज, ये संधि विच्छेद होगा, नीह धन, ठीक है। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। इसी तरह से कुछ ऊ वाले उदाहरण देख लेते हैं अपन। दूह धनराज, तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, दू की मात्रा वो दीर्घ हो जाएगी और दूराज, ठीक है। ऐसे ही और शब्द है दुरम्य, तो दुरम्य संधि विच्छेद करेंगे तो वही दूह धन रम्य, ये दू की मात्रा छोटी हो जाएगी, विसर्ग हो गया दूह धन रम्य। इसी तरह से आगे वो देखिए, एक होता है चक्षुरोग। चक्षुरोग संधि विच्छेद यदि कर रहे हैं तो क्या होगा, तो चक्षु में शु छोटा हो जाएगा, चक्षु धन रोग। अब मैं बात ये कर रहा था कि इस तरह के पैटर्न को कई ऐसा मानते हैं व्याकरणाचार्य या कई गाइडों में भी इस तरह से उल्लेख कर रखा है कि ये नीर है, जैसे ये नीर बनता है तो नी है, दूर है, ये उपसर्ग है और इस कारण से ये संधि नहीं होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड 2014 सेकंड ग्रेड के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा यहाँ पे। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है,
इस तरह से प्रश्न पूछा गया। और ऑप्शन दिए थे वो देखिए विसर्ग संधि नहीं है उसमें। सबसे पहले दिया था नीरव, दूसरा निर्दय, तीसरा निडर और चौथा था निरोग। निरोग 1 मिनट में ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है आप लोगों को दिखाई नहीं दे। ये मिटा देता हूं, आप लोगों ने देख लिया है। ऊपर लिख देता निरोग। अब देखिए, अब एक प्रश्न क्या है आपका कि विसर्ग संधि नहीं है। 2014 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया ये प्रश्न है, जिसमें विकल्प दिए थे निरोग, नीरव, निर्दय, निडर। अब आप बताइए इसमें कि किसमें विसर्ग संधि नहीं है। तो एक एक चेक कर लीजिए। देखो निरोग है, निरोग में ये वाला नियम लागू हो रहा है, नी, इसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए, ये रहा आपका निधन रोग। नीरव है, ये रहा, तो इसका संधि विच्छेद होता है नीह धन रोग। निर्दय, ये संधि विच्छेद उसमें होगा आपका कि विसर्ग के पूर्व ई की मात्रा और विसर्ग है वो संधि करें घोष ध्वनि से, तो त थ द नी धन दय, तो निर्दय बनता है। और निडर है, उसमें देखिए आप नी धन डर, इसमें नी है वो उपसर्ग है और डर शब्द मूल है, तो इस तरह से ये जो है इसमें विसर्ग संधि नहीं है, बाकी तीनों में विसर्ग संधि है। तो इस तरह का प्रश्न आया है, तो हमें जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि विसर्ग का लोप और मात्रा का दीर्घीकरण होता है। चलिए ठीक, तो यहां तक करने के बाद आपका विसर्ग संधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए बहुत ही सरल और सुगम और आसानी से आप सीख सके, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। और आप अभ्यास अपना जारी रखें, नए शब्द इसके साथ जोड़ते रहें, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सरल हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें और कंटिन्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।